दोस्तों, आज मैं वो सच बताने वाला हूं जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। हर चुनाव में शोर मचता है, हर टीवी डिबेट में हंगामा होता है, हर नेता इसे मुद्दा बनाता है, लेकिन असली सच्चाई आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। मैं बात कर रहा हूं स्विस बैंक्स में भारतीयों के काले धन की। कितना पैसा है, किसने छुपाया और क्यों ये मुद्दा हर चुनाव के बाद अचानक गायब हो जाता है। आज मैं परत दर परत खोलकर बताने वाला हूं वो राज जिसे जानना हर भारतीय का हक है। हर चुनाव में शोर बनकर उठता है, हर टीवी डिबेट में हवा में तैरता रहता है, लेकिन असली हकीकत कभी उजागर नहीं होती। हाँ, मैं बात कर रहा हूं स्विस बैंक्स में छुपे भारत के काले धन की। कितना पैसा दबा हुआ है, किसने छुपा रखा है, और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सारा पैसा एक दिन वापस भारत आ जाए तो क्या होगा। क्या वाकई हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए आ सकते हैं जैसा कहा गया था, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक चक्रव्यूह था जो आज तक जनता को उलझाए हुए है। आज इस वीडियो में मैं आपको वो सारे राज बताऊंगा जो किसी ने नहीं बताए। स्विस बैंकिंग सिस्टम का पूरा खेल, काले धन की असली कहानी और वो रास्ते जिनसे भारत अपना पैसा वापस ला सकता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आज का ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। आज हम स्विस बैंकिंग के उस अंधेरे में जाएंगे जहां अरबों खरबों रुपए छुपे हुए हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये स्विस बैंक्स इतने खास क्यों हैं। दोस्तों, स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 87 लाख है, लेकिन इस छोटे से देश में दुनिया का सबसे बड़ा बैंकिंग सेक्टर है। क्यों? क्योंकि स्विस बैंक्स की एक खासियत है, बैंकिंग सीक्रेसी। देखिए दोस्तों, 1934 में स्विट्जरलैंड ने एक कानून बनाया, स्विस बैंकिंग एक्ट। इस कानून के तहत स्विस बैंक्स को अपने कस्टमर्स की जानकारी किसी को नहीं बतानी होती थी, ना गवर्नमेंट को, ना किसी दूसरे देश को। यहाँ तक कि अगर कोई स्विस बैंक एम्प्लॉय किसी कस्टमर की जानकारी लीक करता है तो उसे 6 महीने की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। तो सोचिए, जब पूरी दुनिया में टैक्स चोरी करने वाले लोग, करप्ट पॉलिटिशियंस, क्रिमिनल्स, ड्रग डीलर्स, सबको एक ऐसी जगह मिल गई जहां उनका पैसा पूरी तरह सेफ है, कोई पूछताछ नहीं, कोई सवाल नहीं, तो क्या होगा? सारा काला धन स्विस बैंक्स में जमा होने लगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्विस बैंक्स ने इसे और भी आसान बना दिया। उन्होंने शुरू किए नंबर्ड अकाउंट्स। क्या होता है नंबर्ड अकाउंट? देखिए दोस्तों, आम बैंक अकाउंट में आपका नाम होता है, एड्रेस होता है, लेकिन स्विस नंबर अकाउंट में सिर्फ एक नंबर होता है। उस नंबर के पीछे कौन है, ये सिर्फ बैंक के टॉप 2 से 3 ऑफिसर्स को पता होता है, बाकी किसी को नहीं। और यहीं से शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन। दोस्तों, अनुमान लगाया जाता है कि स्विस बैंक्स में दुनिया भर का 2 से 2.7 ट्रिलियन डॉलर जमा है। यह है करीब 225 लाख करोड़ रुपए, और इसमें से एक बड़ा हिस्सा काला धन है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, स्विस बैंक्स में भारतीयों का कितना पैसा जमा है। दोस्तों, ये सवाल इतना आसान नहीं है जितना लगता है, क्योंकि स्विस बैंक्स डायरेक्टली कभी नहीं बताते कि किस देश के लोगों का कितना पैसा है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन से हमें अंदाजा लग सकता है। देखिए, स्विस नेशनल बैंक हर साल एक रिपोर्ट निकालता है। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों के नाम पर स्विस बैंक्स में करीब 3.83 अरब स्विस फ्रैंक्स जमा है। यह है करीब 34,000 करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ वो पैसा है जो ऑफिशियली रिपोर्टेड है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि असली फिगर इससे कहीं ज्यादा है। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार 1948 से 2008 के बीच भारत से 213 अरब डॉलर यानी करीब 17 लाख करोड़ अवैध रूप से बाहर गए, और इसमें से एक बड़ा हिस्सा स्विस बैंक्स में जमा है। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। टैक्स जस्टिस नेटवर्क की 2021 की रिपोर्ट कहती है कि भारतीय एलाइट क्लास ने ऑफशोर अकाउंट्स में 490 अरब डॉलर यानी करीब 40 लाख करोड़ छुपा रखे हैं, और स्विस बैंक्स इन ऑफशोर अकाउंट्स का सबसे बड़ा हब है। तो दोस्तों, चाहे आप 34,000 करोड़ माने, 17 लाख करोड़ माने या 40 लाख करोड़ माने, सच ये है कि एक भारी भरकम रकम स्विस बैंक्स में पड़ी हुई है जो भारत की होनी चाहिए थी। ये पैसा हॉस्पिटल्स बनाने में लग सकता था, स्कूल्स बनाने में लग सकता था, रोड्स बनाने में लग सकता था, लेकिन ये पड़ा है किसी सीक्रेट अकाउंट में। अब सवाल आता है कि ये पैसा किसका है। देखिए दोस्तों, नाम लेना मुश्किल है क्योंकि ये स्विस बैंकिंग सीक्रेसी की वजह से कंफर्म नहीं हो सकता, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस बताती हैं कि इसमें पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेसी है और कुछ क्रिमिनल्स भी हैं। वो लोग जिन्होंने टैक्स चोरी की, करप्शन की, स्कैम किए और पैसा बाहर भेज दिया। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट,
आखिर काला धन स्विस बैंक्स तक पहुंचता कैसे है? क्या कोई व्यक्ति कैश लेकर स्विट्जरलैंड चला जाता है? नहीं दोस्तों, ये प्रोसेस बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। पहला तरीका है हवाला। देखिए, इंडिया में कोई व्यक्ति हवाला ऑपरेटर को कैश देता है। वो हवाला ऑपरेटर अपने स्विट्जरलैंड के कॉन्टैक्ट को मैसेज करता है और वो कॉन्टैक्ट उस व्यक्ति के स्विस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देता है। कोई ऑफिशियल ट्रांजैक्शन नहीं, कोई पेपर ट्रेल नहीं, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ। दूसरा तरीका है ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग। ये बहुत ही चालाकी का खेल है। मान लीजिए कोई इंडियन बिजनेसमैन है, वो किसी फॉरेन कंपनी से कुछ सामान इंपोर्ट करता है। मान लीजिए वो सामान एक्चुअली 1 लाख रुपए का है, लेकिन इनवॉइस में वो 50 लाख दिखा देता है। तो 40 लाख रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट फॉरेन अकाउंट में चला जाता है और वो फॉरेन अकाउंट असल में उसी बिजनेसमैन का है, किसी डमी कंपनी के नाम पर। तीसरा तरीका है राउंड ट्रिपिंग। इसमें काला धन पहले किसी टैक्स हेवन कंट्री जैसे मॉरिशस या पनामा में जाता है। वहां से एक शेल कंपनी बनाई जाती है और फिर वो शेल कंपनी स्विस बैंक में अकाउंट खोलती है। इस तरह पैसे का सोर्स छुप जाता है। चौथा और सबसे लेटेस्ट तरीका है क्रिप्टो करेंसी। देखिए दोस्तों, इंडिया में कोई व्यक्ति बिटकॉइन या इथेरियम खरीदता है, फिर वो क्रिप्टो करेंसी को किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ट्रांसफर करता है, वहां से स्विस फ्रैंक्स में कन्वर्ट करता है और अपने स्विस अकाउंट में जमा कर देता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से ट्रेसिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, स्विस बैंक्स डेलिबरेटली ऐसे स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग को आसान बना दें, जैसे बेरर बॉन्ड्स, अनोनिमस ट्रस्ट्स, फाउंडेशन स्ट्रक्चर्स। ये सब लीगल दिखते हैं, लेकिन एक्चुअली काले धन को सफेद बनाने के टूल्स हैं। दोस्तों, यही है स्विस बैंकिंग का असली खेल। एक तरफ वो कहते हैं हम रिस्पेक्टेबल बैंक्स हैं, दूसरी तरफ उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही सीक्रेसी और एनोनिमिटी पे टिका है। अब आते हैं उस मशहूर वादे पर, 15 लाख हर भारतीय के अकाउंट में। दोस्तों, ये वादा 2014 के इलेक्शंस में किया गया था। तो आइए हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करें कि क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं। देखिए, मान लीजिए स्विस बैंक्स में भारतीयों का 40 लाख करोड़ है और भारत की पॉपुलेशन करीब 140 करोड़ है। तो पर पर्सन आता है 40 लाख करोड़ डिवाइडेड बाय 140 करोड़, यानी करीब 28,500। अगर हम सिर्फ टैक्स पेइंग सिटीजन्स को काउंट करें, जो करीब 8 करोड़ हैं, तो पर पर्सन आता है 5 लाख रुपए। लेकिन दोस्तों, रियल प्रॉब्लम ये नहीं है। रियल प्रॉब्लम ये है कि वो पैसा वापस लाना कितना मुश्किल है। और अगर वो पैसा आ भी जाए तो डायरेक्ट सिटीजन्स के अकाउंट में थोड़ी ना जाएगा, वो गवर्नमेंट के पास आएगा। फिर गवर्नमेंट उसे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएगी, स्कीम्स में लगाएगी। तो बेसिकली 15 लाख का वादा एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, एक सिंबॉलिक जेस्चर था कि हम काले धन के खिलाफ सीरियस हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। और ऑनेस्टली बोलूं तो किसी सेंसिबल इकोनॉमिस्ट ने कभी नहीं सोचा था कि ये लिटरली होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्विस बैंक मनी वापस लाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि वो पैसा इंडिया का है, उससे इंडिया की इकोनॉमी को फायदा होना चाहिए। बस वो प्रोसेस और उसके रिजल्ट्स रियलिस्टिक होने चाहिए। और दोस्तों, यहाँ एक बड़ी बात समझनी जरूरी है, जितना पैसा स्विस बैंक्स में है उससे कई गुना ज्यादा कालाधन इंडिया के अंदर ही है, रियल एस्टेट में, गोल्ड में, कैश में। तो सिर्फ स्विस बैंक्स पर फोकस करना भी काफी नहीं है, डोमेस्टिक ब्लैक मनी पर भी एक्शन होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इंडिया ने क्या किया है स्विस बैंक मनी वापस लाने के लिए। दोस्तों, ये जर्नी बहुत लंबी है। सबसे पहली बड़ी ब्रेक थ्रू आई 2011 में, जब जर्मनी ने कुछ स्टोलन डेटा इंडिया को दिया। इसमें एलजीटी बैंक लाइटेनस्टीन के इंडियन अकाउंट होल्डर्स के नाम थे। इससे इंडिया को पहली बार कॉन्क्रीट एविडेंस मिला। फिर 2015 में एक बड़ा कदम उठाया गया, इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट साइन हुआ। इसका मतलब था कि अब स्विस बैंक्स को इंडियन टैक्स अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन देनी होगी। ये था स्विस बैंकिंग सीक्रेसी के खिलाफ एक बड़ा कदम। 2018 से ये अग्रीमेंट इंप्लीमेंट हो गया और रिजल्ट्स आने शुरू हुए। 2018 में स्विट्जरलैंड ने इंडिया को 1 लाख अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन दी, 2019 में 3 लाख अकाउंट्स की, 2020 में ये बढ़कर 3.6 लाख अकाउंट्स हो गई। ब्लैक मनी एक्ट 2015 लाया गया। इसके तहत अगर कोई फॉरेन असेट्स डिक्लेयर नहीं करता है तो हेवी पेनल्टी और जेल भी हो सकती है। इस एक्ट की वजह से 2015 से 16 में करीब 4,000 करोड़ रुपए की विदेशी संपत्ति घोषित हुई। बेनामी लेन देन अधिनियम को मजबूत किया गया, जिससे डमी नाम पर संपत्ति रखना मुश्किल हो गया। 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुई, जिसका एक उद्देश्य ब्लैक मनी को फ्लश आउट करना भी था। और सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ी। इंडिया अब G20, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, OECD जैसे फोरम्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। इन प्लेटफॉर्म्स पर टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ग्लोबल एक्शंस हो रहे हैं। रिजल्ट्स क्या है?
देखिए, स्विस नेशनल बैंक के डेटा के अनुसार भारतीयों का पैसा स्विस बैंक्स में 2006 में 23.5 अरब डॉलर था। वो घटकर 2022 में 3.83 बिलियन रह गया, यानी करीब 84% की कमी। ये एक बड़ी सक्सेस है। लेकिन दोस्तों, अभी भी चैलेंजेस हैं। स्विस बैंकिंग सीक्रेसी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अभी भी लूप होल्स हैं, क्रिप्टो करेंसी जैसे नए रास्ते खुल गए हैं, और सबसे बड़ी बात, जो पैसा पहले से वहां जमा है उसे वापस लाना अभी भी बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, आप सवाल आता है कि आगे क्या करना चाहिए, कैसे हम पूरा काला धन वापस ला सकते हैं। पहला, हमें और ज्यादा एग्रेसिव होना पड़ेगा इंटरनेशनल ट्रीटीज में। सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज काफी नहीं है, हमें एसेट रिकवरी पर फोकस करना होगा। जिस तरह अमेरिका अपने टैक्स इवेडर्स को पकड़कर वापस लाता है, हमें भी वो कैपेबिलिटी डेवलप करनी होगी। दूसरा, डोमेस्टिक रिफॉर्म जरूरी है। टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करना होगा